निधि केसरवानी, सौरभ। चलिए, आवाज़ और वीडियो दोनों क्लियर है। काफ़ी दिनों बाद हम लोग मिल रहे हैं। रिएक्शन इंटरमीडिएट्स क्लासेस, काफ़ी रिएक्शन इंटरमीडिएट्स हम लोग पढ़े हैं। कार्बोकैटायन, कार्बेनायन और कार्बन फ्री रेडिकल भी हम लोगों ने पढ़ा। नेक्स्ट जो इंटरमीडिएट है वो कार्बीन इंटरमीडिएट है। चूँकि मौनी अमावस्या था तो मौनी अमावस्या में काफ़ी लोग नहाने वहाने आए थे। गंगा माता की सेवा के लिए हम लोग तत्पर थे, तो थोड़ा सा इधर भी क्लासेस नहीं हो पाई हैं। और आज भी बसंत पंचमी के लिए 5-6 लोग हमारे यहाँ आए हैं नहाने वहाने के लिए। तो हम लोग का भी इलाहाबाद वासियों का एक नैतिक धर्म होता है भाई, जो श्रद्धालु गंगा माता के लिए आए उनको वहाँ तक पहुँचाया जाए। उसी फर्ज का निर्वहन मैं आजकल कर रहा हूँ, जिसकी वजह से आपसे थोड़ा सा हमारा इंटरेक्शन कम हो गया है। और बड़ा खेद और बड़ा दुख हुआ कि इस मौनी अमावस्या में एक दुखद घटना हुई, जिसमें बहुत सारे श्रद्धालु नहीं रहे हम लोग के बीच। बहुत खेदजनक बात है। तो हम आप लोगों से भी ये अपील करेंगे कि आप लोग अपने रिलेटिव या जो भी हैं उनको थोड़ा ये बताइए कि जो मेन स्नान है उसमें ना आए। जो स्नान के बीच में जो दिन पड़ रहे हैं उसमें आके स्नान करें, उन्हीं के लिए सही रहेगा। क्योंकि बहुत ज़्यादा श्रद्धालु आ रहे हैं तो दिक्कत बहुत ज़्यादा हो रही है। चलिए, अब हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। तो कार्बीन इंटरमीडिएट हम लोग को स्टार्ट करना है। कार्बीन इंटरमीडिएट हम लोग को स्टार्ट करना है। कार्बीन क्या होता है, कार्बीन इंटरमीडिएट्स क्या हैं, कार्बीन क्या होता है, वो हम डिस्कस करें। तो देखिए, कार्बीन जो होता है ना, बाईवैलेंट होता है। बाईवैलेंट का मतलब दो कोवैलेंट बॉन्ड बनाया रहता है कार्बीन, और इसके साथ साथ इसके पास एक नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर रहता है। नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर होता है, इस पर कोई चार्ज नहीं होता है, इसलिए इसको हम न्यूट्रल कहते हैं। इसको हम नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर इसलिए कहते हैं, हम इसको नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर, नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर हम इसलिए कहते हैं क्योंकि ये बॉन्डिंग में भाग नहीं ले रहा है। पहली चीज़, लोन पेयर हम इसको नहीं कहेंगे, ये ध्यान रखिएगा। गुड इवनिंग प्रकाश जी। हम लोग इसको लोन पेयर इसलिए नहीं कहेंगे क्योंकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। जैसे इसके ऑक्टेट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन ये हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन ये 4 और ये 2 6, केवल 6 इलेक्ट्रॉन है इसके ऑक्टेट में। यानी अभी भी इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, ये इनकम्प्लीट ऑक्टेट है। इसलिए इनकम्प्लीट ऑक्टेट होने की वजह से ये किस तरह बिहेव करेगा, ये किस तरह बिहेव करेगा भाई, ये किस तरह बिहेव करेगा, इलेक्ट्रोफाइल की तरह ये बिहेव करता है, या हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज भी हम कहते हैं। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज की तरह बिहेव करता है या इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करता है। ठीक है, और वही हमने यहाँ लिखा है, द ऑर्गेनिक स्पीसीज इन विच कार्बन एटम कैरी 6 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर बैलेंस सेल, 6 इलेक्ट्रॉन इसके बैलेंस सेल में है, आउट ऑफ विच 4 आर बॉन्डिंग एंड 2 आर नॉन बॉन्डिंग। जिसमें से 4 बॉन्डिंग है, 4 मतलब ये 2 और ये 2, ये 2 4 जो हैं, ये 4 क्या हैं, बॉन्डिंग है, और बाकी 2 इलेक्ट्रॉन क्या है, नॉन बॉन्डिंग है। 2 इलेक्ट्रॉन्स नॉन बॉन्डिंग है। कार्बीन्स आर बाईवैलेंट, क्या है बाईवैलेंट, 2 कोवैलेंट बॉन्ड बनाया है, न्यूट्रल है, इस पर कोई चार्ज नहीं है, और इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर है। इलेक्ट्रोफिलिक क्यों है, क्योंकि इस कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। तो सिंपल सा ये कार्बन होता है। ज्योति मौर्य, कितने लोग जुड़े भाई देखा जाए, निधि, सौरभ यादव, प्रकाश चंद्रा, ज्योति मौर्य। चलिए, वेरी गुड। कोई भी आप लोग को दिक्कत हो तो आप लोग इसमें पूछते रहिएगा। ठीक है, बात समझ में। तो ये कार्बीन इंटरमीडिएट के बारे में हमने बताया। कार्बीन जो होता है, कार्बीन क्या होता है, बाईवैलेंट होता है।
मतलब कार्बन 2 कोवेलेंट बॉन्ड बनाया रहता है। बाईवैलेंट का मतलब उसके पास कितने 4 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन हैं जो बॉन्डिंग में भाग ले रहे हैं, और 2 नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 2 है जो भाग नहीं ले रहा है। फिर हम बता दे रहे हैं इस नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को हम लोन पेयर नहीं कहेंगे। कभी भी ये मत कहिएगा कि कार्बीन पे लोन पेयर है, ठीक है ना। कार्बीन पे लोन पेयर हम इसलिए नहीं कहते हैं, लोन पेयर हम जनरली तब लिया जाता है जब किसी एटम का ऑक्टेट पूरा हो। जैसे ये आपके लोन पेयर कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा, लोन पेयर कहलाएगा। लोन पेयर भी कह सकते हैं, नॉन बॉन्डिंग भी कह सकते हैं, क्योंकि इसका ऑक्टेट क्या है, नाइट्रोजन का कंप्लीट है, इसलिए हम इसको लोन पेयर कह सकते हैं। लेकिन अगर किसी के पास नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है और उस एटम का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है तो उसको कभी भी हम लोन पेयर नहीं कहेंगे, उसको हम क्या कहेंगे, नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर ही कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आए हम लोग कार्बीन की टाइप्स ऑफ कार्बीन की बात करें। कार्बीन कितने तरह के होते हैं, तो कार्बीन को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, एक सिंगलेट कार्बीन और दूसरा ट्रिपलेट कार्बीन। एक होता है सिंगलेट कार्बीन और एक क्या होता है, ट्रिपलेट कार्बीन। और ये किस बेसिस पे हम डिफाइन करते हैं या किस बेसिस पे कार्बीन को हम 2 भाग में डिवाइड करते हैं, वो बेसिस जो होता है वो बेसिस होता है कार्बन पे जो ये दोनों इलेक्ट्रॉन हैं इनके स्पिन के। अगर इनका स्पिन पेयर्ड है तब हम इसको क्या कहते हैं, सिंगलेट कहते हैं। और अगर इसका स्पिन पेयर्ड नहीं है, पैरेलल स्पिन है, इनका स्पिन पैरेलल है, तो इसको हम क्या कहते हैं, ट्रिपलेट। बात समझ में। तो ऑन द बेसिस ऑफ स्पिन ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कार्बीन्स आर डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरी। एक सिंगलेट कार्बीन जिसमें दोनों इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, पेयर्ड होंगे। और आप जानते हैं ना पेयर्ड कब होगा, जब ये दोनों एक ही ऑर्बिटल में हो, यानी नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन वन ऑर्बिटल, एक ही ऑर्बिटल में ये प्रेजेंट है, चाहे कोई भी ऑर्बिटल, ठीक। और इसमें ट्रिपलेट में क्या होता है, दोनों पैरेलल स्पिन हो, और ये पैरेलल स्पिन तभी होंगे जब ये 2 ऑर्बिटल में हो। क्यों, आप जानते हैं ना, 2 अगर पैरेलल स्पिन में है इसका मतलब अलग अलग ऑर्बिटल में है। अगर 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है इसका मतलब वो एक ही ऑर्बिटल में है, ठीक है। तो ये दोनों अलग अलग ऑर्बिटल में है, इसका मतलब ये हुआ नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन या नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन डिफरेंट ऑर्बिटल्स। अलग अलग ऑर्बिटल्स में, डिफरेंट ऑर्बिटल्स का मतलब ये नहीं कि नेचर में डिफरेंट हो, मतलब 2 ऑर्बिटल में ये होगा, 2 ऑर्बिटल में ये पाया जाएगा, ठीक है। तो कार्बीन को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ, किसकी बेसिस पे भाई, कार्बीन को किस बेसिस पे 2 पार्ट में हम डिवाइड करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ स्पिन ऑफ नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर्स। जो 2 नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन हैं उनके स्पिन पे, अगर वो दोनों का स्पिन पेयर्ड है तो हम लोग कहते हैं सिंगलेट कार्बीन है, और अगर इसका स्पिन पेयर्ड नहीं है, पैरेलल है, तो इसको हम क्या कहते हैं, ट्रिपलेट कार्बीन, ठीक है। अब देखिए, अब हम लोग आते हैं थोड़ा मेथड ऑफ प्रिपरेशन पे, कौन कौन से मेथड से कार्बीन बनता है, कौन कौन से मेथड से कार्बीन बनता है। वैसे हम आपको बहुत सारे मेथड यहाँ बताएंगे, बहुत सारे मेथड बताएंगे, लेकिन कुछ मेथड इसमें इम्पॉर्टेंट होंगे, जैसे हम बताएं आपको। जैसे पहला है हेलोफॉर्म रिएक्शन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, हेलोफॉर्म रिएक्शन। हेलोफॉर्म रिएक्शन में क्या होता है, जैसे देखिए हेलोफॉर्म लेते हैं, OH लेते हैं, OH क्या किया, इस CH को ले लिया, तो जब इस CH को ले लिया तो ये क्या बना, C पे माइनस, और फिर Cl अपना इलेक्ट्रॉन पेयर लेके निकल गया, Cl अपना इलेक्ट्रॉन पेयर लेके निकल गया। तो जब Cl अपना इलेक्ट्रॉन पेयर लेके निकल गया तो ये कार्बीन बन गया। देखिए ये माइनस है, जब Cl निकलेगा इलेक्ट्रॉन लेके तो यहाँ कौन सा चार्ज आएगा, प्लस, प्लस माइनस खत्म, ये कार्बीन है। तो सबसे आसान तरीका बनाने का क्या है, क्लोरोफॉर्म से आप बना सकते हैं, क्लोरोफॉर्म से बड़े आसानी से कार्बन बन सकता है। इससे मिलता जुलता भी बन सकता है, जैसे मान लीजिए हम CH2Cl2 लें, इससे भी कार्बन बन सकता है, इससे भी कार्बन बन सकता है।
इससे भी कार्बन बन सकता है। क्यों, क्या बनेगा, CH Cl, ये कार्बन एक H हटाई और एक Cl निकाली, ठीक, OH माइनस के प्रेजेंस में, ठीक है। तो हेलो फॉर्म से इस तरह से कार्बन बड़े आसानी से बनता है। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो हमने यहाँ आपको लिखा है, यहाँ पे जो हमने यहाँ पे लिखा है, देखिए क्या लिखा है, इनिशियली कार्बन फॉर्म्ड इज ऑलवेज सिंगलेट इन नेचर। हमेशा जो कार्बन फॉर्म होता है वो सिंगलेट नेचर में होता है, हमेशा जो कार्बन फॉर्म होता है वो सिंगलेट नेचर में होता है, ठीक है। लेकिन अगर इसमें बट इन द प्रेजेंस ऑफ इनर्ट गैसेस लाइक दिस, इनर्ट गैसेस के प्रेजेंस में अगर हम लेते हैं तो यह सिंगलेट नाइट्रीन किस में कन्वर्ट हो जाता है, ट्रिपलेट नाइट्रीन में, या सॉरी ट्रिपलेट कार्बिन में, हम कार्बिन की बात करें, ट्रिपलेट कार्बिन में बाय मॉलिक्यूलर कोलिजन, मॉलिक्यूलर कोलिजन से। मतलब ये मेरे कहने का सेंस ये है कि डायरेक्ट जितना भी कार्बिन बनता है तो डायरेक्टली ट्रिपलेट में कभी नहीं बनेगा, सबसे पहले किस में बनेगा, सिंगलेट में बनेगा। फिर वो सिंगलेट अगर हम किसी इनर्ट इन्वायरमेंट या इनर्ट गैस में हम उसको रखें तो इनर्ट गैस से मॉलिक्यूलर कोलिजन करके सिंगलेट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ट्रिपलेट में कन्वर्ट हो जाएगा। ट्रिपलेट जनरली ज़्यादा स्टेबल होता है सिंगलेट की अपेक्षा, तो जब वो कोलिजन करता है तो एनर्जी अपनी ट्रांसफ़र कर देता है, इनर्ट गैस को एनर्जी ट्रांसफ़र कर देता है। हायर एनर्जी सिंगलेट से किस में आ जाता है, ट्रिपलेट स्टेट में होता है, वही हम मॉलिक्यूलर कोलिजन कहते हैं, बिकॉज ऑफ मॉलिक्यूलर कोलिजन, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखिएगा आप लोग कि हमेशा सिंगलेट नाइट्रीन ही बनेगा। अब देखिए जैसे ये हमने लिया, ये हमने लिया, अब देखिए इसमें पहले बेस क्या करेगा भाई, बेस क्या करेगा, बेस क्या करेगा, ये हटा देगा तो C पे माइनस, और ये आपका 3 जैसे Br है Cl है ये। अब बात ये आती है कि हम Br और Cl में से कौन, किसकी लिविंग एबिलिटी ज़्यादा है, कौन लीव ज़्यादा करेगा, तो लिविंग एबिलिटी किसकी होती है, Br की, Br निकल जाएगा, CCl2 कार्बन बन जाएगा। फिलहाल ये किस फॉर्म में होगा, ये सिंगलेट फॉर्म में होगा, यानी सिंगलेट कार्बन होता है, ठीक। तो रिलेटिव रिएक्टिविटी ऑफ हेलो फॉर्म टू कार्बिन, हेलो फॉर्म से कार्बिन में कन्वर्ट करने का जो रिलेटिव रिएक्टिव होता है, आयोडो फॉर्म का सबसे तेज होगा, क्योंकि आयोडीन जो हो, आयोडीन आई इज गुड क्या, लिविंग ग्रुप, लिविंग ग्रुप, आयोडीन जो होगा अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, इसीलिए ये तेज। फिर Br अच्छा लिविंग ग्रुप होता है। सबसे धीमे कौन देता है, सबसे धीमे कौन देता है, ये धीमे देता है। ये ध्यान रखिएगा कभी भी, देखिए हम बताएं आपको, इस इन 2 स्टेप हो रहा है, ये 2 स्टेप में ये रिएक्शन हो रहा है, 2 स्टेप में ये रिएक्शन हो रहा है, 2 स्टेप में रिएक्शन हो रहा है। पहले स्टेप में क्या हो रहा है, ये एसिड बेस रिएक्शन हम कह सकते हैं इसको, एसिड बेस रिएक्शन। और ये जानते हैं क्या होता है, फास्ट होता है, फास्ट होता है। जो इम्पॉर्टेंट स्टेप है दूसरा है, दूसरा स्टेप जो होता है वो इम्पॉर्टेंट होता है, हम कह सकते हैं इसको रेट डिटरमाइनिंग स्टेप हम कह सकते हैं, यही मेन है, ठीक है ना। तो फर्स्ट स्टेप किस बात पे डिपेंड करेगा, हाइड्रोजन की एसिडिटी पे, हाइड्रोजन की एसिडिटी पे। और सेकेंड स्टेप किस बात पे डिपेंड करेगा, Br की लिविंग एबिलिटी पे। तो इन दोनों में एसिडिटी और लिविंग एबिलिटी में कौन ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, दिस इज मोर इम्पॉर्टेंट देन एसिडिटी के, ठीक। एसिडिटी से ज़्यादा इंपॉर्टेंट लिविंग एबिलिटी है। अगर एसिडिटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता तो बताइए कौन, किसका ज़्यादा होता भाई, एसिडिटी अगर इंपॉर्टेंट होता तो ज़्यादा रिएक्टिव कौन होता है, ये, क्योंकि 3 फ्लोरीन जुड़ने से इसकी एसिडिटी ज़्यादा हो गई है, क्यों, एच आसानी से निकल जाएगा, ठीक। तो इसलिए ध्यान रखिएगा लिविंग एबिलिटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज कम्पेयर टू एसिडिटी, क्योंकि फास्ट स्टेप है, एसिड बेस रिएक्शन होता है, फास्ट स्टेप होता है। ये आपका सेकेंड स्टेप जो होता है एक तरह से रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। तो दूसरा स्टेप ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसमें लिविंग ग्रुप क्या होता है, लीव हो रहा है, और लीव हो रहा है तो हम क्या देखेंगे कि कितना आसानी से वो लीव हो जा रहा है, ठीक है, क्लियर। तो रिएक्टिविटी कैसे हमने डिफाइन किया ये जान गए आप लोग, कोई दिक्कत। अब आइए कुछ और हम देखते हैं, ट्राईक्लोरो एस्टिक एसिड, ट्राईक्लोरो एस्टिक एसिड। ये देखिए ट्राईक्लोरो एस्टिक एसिड हम लिए, बेस जब लेंगे तो यहाँ से हाइड्रोजन निकल जाएगा, ये बनेगा।
और ये बहुत आसानी से अगर हीट कर दोगे आप तो बड़े आसानी से यहाँ CO2 क्या हो गया, निकल गया। तो यहाँ कौन सा चार्ज होगा, माइनस, फिर Cl निकल जाएगा तो CCl2, कौन सा कार्बन, सिंगलेट कार्बन, सिंगलेट कार्बन। ठीक है, कोई दिक्कत, बोल नहीं रहे भाई आप लोग? प्रकाश जी, जेपी कौन है भाई? जेपी कौन है? जेपी कौन है, नाम बताइए। कालिंद्री पांडे, ओके। तो ज्योति पूछ रही सर बेस OH को अब्स्ट्रैक्ट करेगा ना? बेस जो होता है वो H को अब्स्ट्रैक्ट करता है, OH को नहीं। बेस जो है वो H को अब्स्ट्रैक्ट करेगा ना, H को केवल अब्स्ट्रैक्ट करेगा, OH को नहीं अब्स्ट्रैक्ट करता। ठीक है ना, केवल H को अब्स्ट्रैक्ट करता है। अब देखिए फ्रॉम कीटीन, कीटीन से कैसे बनेगा, यही कीटीन होता है। तो इसका एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम बना रहे हैं, इसको इधर और इसको इधर, तो इस पर माइनस हो गया और इस पर ट्रिपल बॉन्ड, और जब हीट करोगे तो CO बन के क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। तो चूंकि इस पर एक लोन पेयर है ही है, ये है ही है, और जब निकलेगा तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, पॉजिटिविटी खत्म, ये कार्बन बन गया। ठीक है, सेम वैसे ही फ्रॉम एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड से ही बनेगा PPA, पॉलीफॉस्फोरिक एसिड। PPA को हम पॉलीफॉस्फोरिक एसिड कहते हैं, पॉलीफॉस्फोरिक एसिड। ठीक है, एक्चुअली ये वाटर निकालने का काम करता है। वाटर यहाँ से OH और यहाँ से H निकाल देगा, वाटर निकाल देगा, तो एक कीटीन बन जाएगा। ये क्या है भाई, कीटीन। और कीटीन को हीट कर देंगे तो CH2, जैसे कीटीन को हीट कर दिए तो CH2 बन गया। ठीक है ना, क्लियर? आपको मेथड आना चाहिए। जनरली आप लोग एक ही दो मेथड जानते हैं, हम यहाँ 7-8 मेथड हम बताएंगे आपको। थोड़ा सा मेथड आपको जहाँ कोई डाउट होगा आप पूछ लीजिएगा। देखिए 5वां मेथड है फ्रॉम डाइजोमीथेन, ये बहुत वेल नोन मेथड है, डाइजोमीथेन वाला वेल नोन मेथड है। ये डाइजोमीथेन होता है, ये आपका क्या है, डाइजोमीथेन। यहीं से N2 आप निकाल दीजिए। देखिए निगेटिव चार्ज का मतलब यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या बन गया, कार्बन बन गया। ठीक, बहुत सिंपल सा है। ठीक, तो ये आप हीट से भी कर सकते हैं या आप HNO से भी कर सकते हैं। चाहे हीट से आप करिए चाहे HNO से करिए, कार्बन बनेगा। डाई एजो एल्केन्स, ये भी इंपॉर्टेंट है। डाई एजो एल्केन्स, डाई एजो का मतलब ये एजो ग्रुप, फ्रॉम डाई एजो एल्केन्स। ये N2 आराम से निकाल दिए, कार्बन आपका बन गया। N2 बहुत ही अच्छा लिविंग ग्रुप होता है। यहाँ भी देखिए, यहाँ भी N2 निकल जाएगा, कार्बन बन जाएगा। यहाँ भी देखिए हीट करेंगे HNO लेंगे तो N2 निकल जाएगा, कार्बन बन गया। ये सब एसिल कार्बन बन रहा है। यहाँ भी देखिए हीट या HNO लेंगे N2 निकल जाएगा, कार्बन बन गया। ये सब एसिल कार्बन, ये जो हैं ये तीनों जो हैं वो एसिल कार्बन है, एसिल कार्बन। ये रीअरेंजमेंट रिएक्शन देते हैं, अभी हम आगे हम रीअरेंजमेंट रिएक्शन को इसको डिस्कस करेंगे। ये रीअरेंजमेंट रिएक्शन भी देते हैं ये रीअरेंजमेंट रिएक्शन भी देते हैं आपको। ठीक है, क्लियर? चलिए अब भाई फ्रॉम एसिड हैलाइड, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये आपका बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ऑल्ट इंस्टर्ट रिएक्शन होता है, आगे अभी हम बताएंगे। ऑल्ट इंस्टर्ट रिएक्शन आगे हम बताएंगे क्या होता है। देखिए इसमें क्या होगा ना, यहाँ से एक H और ये HCl निकल जाता है। ठीक है, तो CH3CO CH2 N2 ये बनता है, और जब हीट या HNO लेंगे तो ये N2 निकल जाएगा, ये एसिल कार्बन आपका एसिल कार्बन बन जाएगा, एसिल कार्बन आपका बन जाएगा। ठीक है, ऐसे ही
फ्रॉम एक्टिव मैथिलीन कंपाउंड्स, एक्टिव मैथिलीन कंपाउंड्स, फ्रॉम एक्टिव मैथिलीन कंपाउंड्स। एक्टिव मैथिलीन कंपाउंड का मतलब ये इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप, ये इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप, तो इसका जो 2 H है, एक H हम बनाए हैं, एक H और है, 2 H जो हो तो एसिडिक हो जाते हैं, ठीक है ना। तो जब बेस आप लेंगे, बेस और इसका रिएक्शन कराएंगे तो बेस यहाँ से अटैक, यहाँ माइनस बनेगा और ये इस पर अटैक करेगा, इस पे, ठीक है ना, N2 आ जाता है, N2, फिर या हीट या HNO लेंगे तो N2 निकल जाए, कार्बन बन जाएगा, ठीक। ये आपका TsN3 यही है, TsN3 यही है, ठीक। जैसे होता क्या ना, जैसे हम बता दें आपको, जैसे अगर ये इसको आप इधर लें और इसको आप इधर तोड़ें तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा, ठीक है। तो फिर जब यहाँ से बेस ये इससे हटाएगा तो यहाँ C माइनस बनेगा, C का इस पे अटैक कराइए, इस पे, और इसको निकाल दीजिए किनारे, तो एक N2 मतलब यही N2 वाला यहाँ पे अटैच हो जाता है, बाद में उसको N2 को हम निकाल देते हैं, ठीक। इसका मैकेनिज्म है, बड़ा मैकेनिज्म है, इतना मैकेनिज्म से आपको बहुत ज़्यादा लेना देना नहीं, यहाँ पे बस ये याद रहना चाहिए आपको कि अगर एक्टिव मैथिलीन कंपाउंड है TsN3 टेसिल एजाइड लें बेस के प्रेजेंस में तो ये कार्बिन बनाएगा, यहाँ ये कार्बिन बनेगा, ये, ठीक है। और भी कुछ हम एग्जांपल दे रहे हैं, जैसे ये भी बनाने का मेथड है, देखिए 1 2 3 ट्राई क्लोरो कार्बोनिल कंपाउंड, 1 2 3 तीनों पे कार्बोनिल ग्रुप है। लेड एसीटेट हम लेते हैं, लेड एसीटेट, तो ये CO को गायब करके यहाँ पे ये कार्बन बनाता है, ठीक है। वैसे टोसिल हाइड्रोजोन, टोसिल हाइड्रोजोन जानते हैं, कीटोन का टोसिल हाइड्रोजन से रिएक्शन के टोसिल हाइड्रोजोन बन जाएगा, कोई भी बेस ले लीजिए एक, ये इसको कार्बन में कन्वर्ट कर देगा। तो ये 10 मेथड हम आपको बताए हैं, 10 मेथड बताए कार्बन बनाने का, ठीक है ना। तो ये मालूम होना चाहिए आपको, एक रफ आइडिया आपको होनी चाहिए, याद रखिएगा इसको। मान लीजिए कोई भी पूछ ले कि निम्न रिएक्शन में से किस रिएक्शन में कार्बन बनेगा या नहीं बनेगा, तो ये 10 रिएक्शन हम बताएं आपको, ये मतलब इतना बहुत है, इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा, ठीक है, इतना बहुत है, ठीक। अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बन, कितने तरह का कार्बन होता है, कितने तरह का कार्बन होता है। अभी हम लोगों ने पिछले स्लाइड में हमने देखा भी कि 2 तरह कार्बन हम बताए थे, एक सिंगलेट कार्बन और एक ट्रिपलेट कार्बन। किस बेसिस पे, स्पिन के बेसिस पे, किसके स्पिन के बेसिस पे भाई, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन के स्पिन के बेसिस पे हम लोगों ने ये बताया था। जैसे हमारा ये कार्बन है और ये 2 नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, ये Y है और ये X है, तो इनके स्पिन के बेसिस पे, इनके स्पिन के बेसिस पे हम 2 पार्ट में इसको जोड़ते हैं, एक सिंगलेट कहते हैं और दूसरा क्या कहते हैं, ट्रिपलेट कहते हैं, ठीक। सिंगलेट कहते हैं, ट्रिपलेट, सिंगलेट में क्या होगा, दोनों आपके पेयर्ड होंगे और ट्रिपलेट में पैरेलल स्पिन होगा। सिंगलेट में क्या होगा, स्पिन पेयर्ड होगा और ट्रिपलेट में पैरेलल स्पिन होगा, ठीक है। हमने बता, इसके पहले हमने बता भी दिया था, ठीक है। नेक्स्ट ये हमारा सिंगलेट कार्बन है, सिंगलेट कार्बन के बारे में हम दिखा रहे हैं, ठीक है। ये हमारा सिंगलेट कार्बन है, सिंगलेट कार्बन के बारे में हमने यहाँ दिखाया है, सिंगलेट कार्बन क्या होता है, ठीक है। अगर हम मान लीजिए हमने CH2 लिया, CH2 कार्बन का 6 होता है, 1s2 2s2 2p2। ग्राउंड स्टेट की बात करें तो 2s में कितना इलेक्ट्रॉन होंगे भाई, 2 इलेक्ट्रॉन, और 2p में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे भाई, 2 इलेक्ट्रॉन,
ठीक, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2p में 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसी स्टेज में, इसी ग्राउंड स्टेज में ये आपका हाइब्रिडाइज कर लेता है। और कौन सा हाइब्रिडाइजेशन करता है? sp2 हाइब्रिडाइजेशन। और कितने? 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं ऐसे। और 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में एक sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, और बाकी 2 बॉन्डिंग है, तो इन दोनों से एक से ये हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड और एक से ये हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, तो अगर हम बनाए 3 sp2 ऑर्बिटल, तो मान लीजिए कार्बन है, एक sp2 ऑर्बिटल में क्या हो गया? नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। और बाकी जो 2 sp2 ऑर्बिटल हैं वो क्या बना रहे हैं? सिग्मा बॉन्ड। ये और एक pz ऑर्बिटल जो है, वो pz जो है वो खाली ऑर्बिटल है, ये आपका खाली है, pz वाला खाली है बिल्कुल। तो ये शेप होता है इसका, ये आपका शेप होता है किसका? sp2 सिंगलेट का। सिंगलेट में जो कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन स्टेट होता है वो क्या होता है? sp2 होता है। pz ऑर्बिटल जो होता है, pz ऑर्बिटल पूरा का पूरा खाली होता है। बात करें अगर बॉन्ड एंगल की, बात करें अगर बॉन्ड एंगल की, तो ये जो बॉन्ड एंगल होता है, ये बॉन्ड एंगल जो होता है वो 100 से 110 डिग्री होता है, 100 से 110 डिग्री होता है। जबकि होना कितना चाहिए इसको? 120 डिग्री होना चाहिए। sp2 में है तो कितना डिग्री होना चाहिए? 120 डिग्री होना चाहिए। वजह क्या होती है? वजह ये होती है कि ये जो रिपल्सन है, ये बॉन्ड पेयर और नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन, ये आपका मोर रिपल्सन है, मोर रिपल्सन। इसमें रिपल्सन ज़्यादा होता है। इसमें रिपल्सन ज़्यादा इसलिए होता है भाई क्योंकि यहाँ लोन पेयर किस ऑर्बिटल में? sp2 ऑर्बिटल में। अगर यही लोन पेयर sp3 में होता तब ये उतना रिपेल नहीं करता, क्योंकि sp2 न्यूक्लियस के करीब है, तो ये मोटा ताज़ा है। मोटा ताज़ा होने की वजह से ये रिपेल क्या करेगा? ज़्यादा करेगा। और इनके बीच में जो रिपल्सन होगा वो लेस रिपल्सन होगा, इनके बीच में जो रिपल्सन होगा वो लेस रिपल्सन होगा। इसीलिए इसके मोर रिपल्सन, इसके मोर रिपल्सन की वजह से ये बॉन्ड, ये इधर से इधर दोनों से दाबते हैं तो 10 से 20 डिग्री एंगल इसका कम हो जाता है। ठीक है ना, बात समझ में आई? ठीक, ये अगर आपसे पूछा जाए कि क्यों sp2 में बॉन्ड एंगल इतना कम हो जाता है, जबकि अमोनिया में एक लोन पेयर आने से 2 डिग्री कम होता है, यहाँ 10 से 20 डिग्री क्यों कम हो रहा है? तो आप बता दीजिए। इसलिए कम हो रहा है क्योंकि अमोनिया में जो लोन पेयर हो sp3 में है, और sp3 ऑर्बिटल जो होता है, sp3 ऑर्बिटल जो होता है ऐसे होता है, क्यों? और sp2 ऑर्बिटल थोड़ा डंबल आकार का होता है, तो ऑब्वियस सी बात है। और sp और डंबल आकार का होता है, सॉरी इस स्फेरिकल शेप का होता है। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर इसमें लोन पेयर है, इसमें लोन पेयर है, इसमें लोन पेयर है, तो सबसे ज़्यादा रिपेल कौन करेगा? sp वाला। सबसे ज़्यादा रिपेल sp वाला करेगा, फिर sp2 वाला, और सबसे कम रिपेल sp3 वाला। ठीक, तो यहाँ पे sp2 में लोन पेयर होने की वजह से रिपल्सन ज़्यादा करता है। रिपल्सन ज़्यादा होने की वजह से इसका बॉन्ड एंगल क्या हो जाता है? कम हो जाता है। इसीलिए देखिए इसका बॉन्ड एंगल 100 से 110 डिग्री के करीब होगा। कहीं बॉन्ड एंगल हमने मेंशन नहीं किया लग रहा है। हाँ, ये है 100 से 110 डिग्री की वजह से। और मैंने दिखाया भी, ये जो रिपल्सन है वो मोर रिपल्सन है। ठीक है, और देखिए इसमें कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए इसका बिहेवियर क्या हो जाएगा? डायामैग्नेटिक। आप जानते हैं ना डायामैग्नेटिक। 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से इसका बिहेवियर क्या हो जाएगा? डायामैग्नेटिक। और ये लेस स्टेबल होता है ट्रिपलेट कार्बिन से, ट्रिपलेट कार्बिन से लेस स्टेबल होता है। ये क्यों लेस स्टेबल होता है वो हम आगे अभी जब ट्रिपलेट बता देंगे तब आपको बताएंगे, तो ज़्यादा सही आएगा। ठीक, स्पिन मल्टीप्लिसिटी इसकी कितनी होगी? 1। स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या होती है बताइए? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्लस 1, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्लस 1। मनोज, चलिए मनोज भी जुड़ गए। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्लस 1। ठीक है, कार्बन एटम किस हाइब्रिडाइजेशन स्टेट में? sp2 में। और शेप क्या है भाई? ये वी शेप है या बेंड शेप है? ये वी शेप है या बेंड शेप है? तो sp2 सिंगलेट कार्बिन के बारे में ये पूरी कहानी है। इसमें किसी कोई पूछना हो तो आप बताइए, किसी को कोई पूछना हो तो बोल दीजिए। किसी को इसमें कुछ भी पूछना हो तो बता दीजिए भाई, जो ना समझ में आ रहा हो इसमें।
जो भी इसमें ना समझ में आ रहा हो बता दीजिए। बताइए प्रकाश जी, सौरभ, बताइए भाई, जिसको भी कुछ ना समझ में आ रहा हो बताए। सही है, सबको सब समझ में आ रहा है, कुछ नहीं पूछना है आप लोग को। सौरभ आ गया, प्रकाश, ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। सिंगलेट हम लोगों ने देख लिया, अब हम लोग ट्रिपलेट पे आए, ट्रिपलेट कार्बिन पे हम आए। देखिए ट्रिपलेट ट्रिपलेट कार्बिन जो होता है, ट्रिपलेट कार्बिन में दोनों जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होते हैं वो पैरेलल स्पिन के होते हैं। ट्रिपलेट कार्बिन में जो दोनों इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसे जो दोनों इलेक्ट्रॉन होते हैं हम इनको पैरेलल दिखाते हैं, इनको हम क्या दिखाते हैं, पैरेलल दिखाते हैं। और कार्बन एटम के हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे ट्रिपलेट कार्बिन को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। कार्बन एटम के हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे ट्रिपलेट कार्बिन को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। एक होता है sp2 ट्रिपलेट, sp2 ट्रिपलेट, और एक होता है sp ट्रिपलेट। एक होता है sp2 ट्रिपलेट और एक होता है sp ट्रिपलेट। ये sp2 ट्रिपलेट का हम बताएं आपको, जैसे ये इस तरह का शेप होगा इसका, ये होगा, इसका भी शेप वी शेप या बैंड शेप ही होगा। इसमें एक इलेक्ट्रॉन pz में होगा और दूसरा इलेक्ट्रॉन sp2 में होगा। ये sp2 ट्रिपलेट होता है, ठीक है। अगर हम इसका हम वो बनाएं तो कार्बन का 6 होता है 1s2 2s2 2p6, सॉरी 2p2। ग्राउंड स्टेट की बात करें तो 2s में 2 इलेक्ट्रॉन और 2p में 2 इलेक्ट्रॉन। एक्साइटेड स्टेट की बात करें तो एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाएगा इसमें भाई p में, और उसके बाद एक s और 2p आपस में मिक्स होकर sp2 हाइब्रिडाइजेशन करेंगे, ठीक। sp2 हाइब्रिडाइजेशन में 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और एक pz ऑर्बिटल, सपोज करिए कि pz है, pz में भी कितना इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन। अब इसमें एक x से सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, x से सिग्मा बॉन्ड, और एक y से सिग्मा बॉन्ड। तो एक x से सिग्मा बॉन्ड है, एक y से बना है, एक sp2 हाइब्रिडाइजेशन में एक इलेक्ट्रॉन और एक आपका p ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन, pz में एक इलेक्ट्रॉन, ठीक। अब देखिए, अब यहाँ वाला जो रिपल्सन है वो लेस रिपल्सन हो जाता है। क्या हो जाता है, लेस रिपल्सन। क्यों लेस रिपल्सन हो जाता है भाई, क्यों लेस रिपल्सन हो जाता है, क्योंकि यहाँ जो रिपल्सन लग रहा है वो 3 इलेक्ट्रॉन के बीच में लग रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन ये, 1 इलेक्ट्रॉन ये, 3। और ये जो रिपल्सन होगा, अब ये रिपल्सन जो होता है मोर रिपल्सन, मोर रिपल्सन, ये क्या है, ज़्यादा रिपल्सन है, ठीक। क्यों ज़्यादा रिपल्सन है, क्योंकि यहाँ रिपल्सन 4 इलेक्ट्रॉन के बीच में लग रहा है और यहाँ रिपल्सन 3 इलेक्ट्रॉन बीच में लग रहा है। तो जब ये रिपल्सन ज़्यादा होगा तो इसका बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा, ज़्यादा होगा, यानी यहाँ जो थीटा होगा वो मोर देन 120 डिग्री, 120 डिग्री से ज़्यादा होता है, ठीक है ना। 130 से 35, 130 से 135 डिग्री होता है, ठीक। बात समझ में आई ना। तो क्यों यहाँ अब लेस रिपल्सन हो गया, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन और ये 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन हो रहा है, इसलिए लेस रिपल्सन, और यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन और इसलिए ज़्यादा होगा, ठीक है। sp ट्रिपलेट में जब आप आएंगे, sp ट्रिपलेट में क्या होता है, यही हम एक्साइटेड स्टेट बना दे रहे हैं। एक आपका s में है और 3 आपका p में है। तो ये एक s और एक p आपस से मिक्स करेगा और कौन सा हाइब्रिडाइजेशन देगा, sp हाइब्रिडाइजेशन, और दोनों sp ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। बाकी जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो किस में है, p में है। ये मान लेते हैं px है और ये मान सकते हैं py है, ठीक है, px और ये py। अब इसका जब आप बनाएंगे तो देखिए एक x और एक y, अरे इससे एक सिग्मा बॉन्ड x बनाए, एक सिग्मा बॉन्ड y बनाए, और बाकी एक इलेक्ट्रॉन किस में, px में और दूसरा इलेक्ट्रॉन py में। तो यहाँ शेप क्या हो जाएगा, यहाँ शेप क्या हो जाएगा, लीनियर, और बॉन्ड एंगल
180 डिग्री। यहाँ शेप क्या था, वी शेप या बेंड शेप, लेकिन बॉन्ड एंगल थीटा 130 से 135 होता है। ठीक है ना। तो ये इसका ट्रिपलेट कार्बिन दोनों का ट्रिपलेट, sp2 ट्रिपलेट और sp ट्रिपलेट, ये दोनों का है। ठीक है ना, sp2 ट्रिपलेट और sp ट्रिपलेट का। ठीक, कोई डाउट भाई? किसी कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए, किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए, नहीं तो आगे चला जाए। चलिए, कोई डाउट नहीं, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, वही चीज़ जो अभी हमने बताया वही चीज़ हमने यहाँ लिखा है सारा। ठीक, वही सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी गई हैं जो हमने आपको बताई है। देखिए 130 से 50, 150 एंगल होता है। क्यों? क्योंकि ये रिपल्सन क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन के बीच में लग रहा है। ये रिपल्सन कम हो जाता है क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन के बीच में लगता है। हाइब्रिडेशन स्टेट इसमें sp2 हो जाता है। ये भी वी शेप होता है या बेंड शेप होता है, वी शेप या बेंड शेप है। बॉन्ड एंगल इसका 130 से 35 होगा, मोर देन नॉर्मल बॉन्ड एंगल, बिकॉज बॉन्ड पेयर रिपल्सन इज मोर देन बॉन्ड पेयर सिंगल इलेक्ट्रॉन रिपल्सन। ठीक है, और इट इज़ मोर स्टेबल देन सिंगलेट कार्बिन, इसलिए ज़्यादा स्टेबल है क्योंकि इसमें बॉन्ड एंगल ज़्यादा है तो रिपल्सन कम लग रहा है, इसलिए ज़्यादा स्टेबल है। जानते हैं ना, स्टेबिलिटी किस बात पे डिपेंड करती है, जितना कम रिपल्सन लगेगा बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्सन जितना कम लगेगा, स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा रहेगी। वहाँ बॉन्ड एंगल कितना था, 100 से 110 डिग्री, यहाँ बॉन्ड एंगल 130 से 150 डिग्री, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ रिपल्सन कम लगेगा, और सिंगलेट वाले में रिपल्सन क्या था, ज़्यादा था। ठीक, चूंकि इसमें 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं इसलिए पैरामैग्नेटिक नेचर में होता है, यही पैरामैग्नेटिक लिखा हुआ है, पैरामैग्नेटिक नेचर में होता है। ठीक है, क्लियर। ऐसे ही हम इसकी बात करें, ये आपका sp ट्रिपलेट। ठीक, सेम वैसे ही sp ट्रिपलेट में बॉन्ड एंगल कितना है भाई, 180 डिग्री, दोनों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन px में और py में मान सकते हैं आप, px और py में मान सकते हैं। लीनियर से बॉन्ड एंगल 180 डिग्री, दोनों इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन p ऑर्बिटल। पैरामैग्नेटिक नेचर होगा, क्यों नेचर होगा पैरामैग्नेटिक, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए एग्जाम्पल ऑफ सिंगलेट कार्बिन, कौन से सिंगलेट कार्बिन होंगे, कौन से सिंगलेट कार्बिन होंगे, तो ये ध्यान रखिएगा। सिंगलेट कार्बिन में ये आपको याद रखना है बस, अगर कोई सिंगलेट कार्बिन है, अगर कोई सिंगलेट कार्बिन Y और ये X, अगर ये सिंगलेट है तो X और Y में से किसी एक को हेट्रोएटम होना चाहिए, हेट्रोएटम होना चाहिए। X और Y में से कम किसी एक को हेट्रोएटम होना चाहिए। अगर X और Y में से कोई भी एक हेट्रोएटम है तो यह सिंगलेट फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, नहीं तो ट्रिपलेट फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो इसका मतलब जैसे जानते हैं, अगर हम कहें कि CH2, अगर हम आपसे कहें कि CH2 सिंगलेट ट्रिपलेट कार्बिन है, ट्रिपलेट कार्बिन है, CH2 कैसा है, ट्रिपलेट कार्बिन है, तो इसका मतलब ये होता है ना कि CH2 जो है वो ट्रिपलेट स्टेट में ज़्यादा स्टेबल है और सिंगलेट स्टेट में कम स्टेबल है। बहुत सिंपल सा मीनिंग होती है। अगर हम कहें कि CF2 ये सिंगलेट कार्बिन है, ये क्या है, सिंगलेट कार्बिन है, तो इसका सिंपल सीधा सीधा मतलब ये होता है कि यह सिंगलेट स्टेट में ज़्यादा स्टेबल है और ट्रिपलेट स्टेट में कम स्टेबल है। ठीक है, तो वैसे ही देखिए जितने भी ये सिंगलेट वाले हैं, जितने भी सिंगलेट वाले हमने यहाँ दिखाया है, आप देखिए यहाँ दोनों हेट्रोएटम, यहाँ एक हेट्रोएटम, यहाँ भी दोनों हेट्रोएटम, यहाँ एक हेट्रोएटम, यहाँ दोनों हेट्रोएटम, यहाँ दोनों हेट्रोएटम, यहाँ एक हेट्रोएटम, यहाँ दोनों हेट्रोएटम, तो जितने भी यहाँ भी देखिए इसके बगल में 2 हेट्रोएटम, तो ये सब सिंगलेट कार्बिन होंगे। सिंगलेट कार्बिन होने के लिए क्या ज़रूरी है कि कार्बिन कार्बन का एक सब्स्टिट्यूएंट कम से कम एक हेट्रोएटम से अटैच होना चाहिए। ठीक है ना, तो वह सिंगलेट कार्बिन होगा। बात समझ में आई? ठीक है, क्लियर। अब स्टेबिलिटी ऑफ सिंगलेट कार्बिन, सिंगलेट कार्बिन की स्टेबिलिटी किस बेसिस पे हम लोग बताते हैं,
हम क्यों कहते हैं कि जब कार्बन कार्बन से हेटेरोएटम जुड़ता है तो वह कार्बन सिंगलेट फॉर्म में ही होता है? हम क्यों कहते हैं ऐसा? इसका बहुत जेन्युइन रीज़न है। जेन्युइन रीज़न ये होता है कि अगर आप सिंगलेट कार्बन बनाइए, अगर हम सिंगलेट कार्बन एक बना रहे हैं, देखिए H यहाँ पे क्या था, sp2 में 2 इलेक्ट्रॉन, और एक क्या था भाई, एक हमारा pz था जो खाली था। तो अगर सपोज करिए कि हमारे पास ये हेटेरोएटम हो जाए, ये मान लीजिए फ्लोरीन हो जाए, और इसके पास क्या हो जाए, लोन पेयर हो जाए, इसके पास क्या हो जाए, लोन पेयर हो जाए। तो देखिए ये भरा हुआ ऑर्बिटल और ये क्या है, खाली ऑर्बिटल, तो ये अपने इसको देगा, जो इस कार्बन का ऑक्टेट इनकम्प्लीट था वह इसको देगा। ये कौन सी बॉन्डिंग होगी, इसको हम कहते हैं पी पाई बॉन्डिंग। तो पी पाई बॉन्डिंग से जिस कार्बन की इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी थी, यानी इलेक्ट्रॉन की कमी थी, 6 ही इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट में थे, ये इससे क्या करता है, लेता है, और ये अपना ऑक्टेट क्या कर लेता है, पूरा कर लेता है। तो पी पाई के कारण ये इसको स्टेबलाइज कर रहा है। ठीक है, अगर यहाँ पे एक फ्लोरीन और होता तो ये भी स्टेबलाइज करता। बात समझ में? तो जो सिंगलेट कार्बिन होते हैं वो स्टेबल इसलिए होते हैं ड्यू टू पी पाई बॉन्डिंग की वजह से स्टेबल होते हैं। और पी पाई बॉन्डिंग जितनी बढ़िया होगी स्टेबिलिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। और पी पाई बॉन्डिंग भैया किस बात पे डिपेंड करती है, पी पाई बॉन्डिंग किस बात पे डिपेंड करती है, एनर्जी ऑफ लोन पेयर पे और साइज ऑफ लोन पेयर। एनर्जी ऑफ लोन पेयर कब देखेंगे, इन ए पीरियड में जब हम चलेंगे तो एनर्जी ऑफ लोन पेयर देखेंगे। साइज कब देखेंगे, जब हम ग्रुप में चलेंगे तो हम क्या देखेंगे, साइज देखेंगे। इसको हमने कई बार आपको बताया। जैसे हम लोग कहें, जैसे डाईफ्लोरोकार्बिन इज लेस स्टेबल देन दिस, इससे कम स्टेबल है। उसकी वजह क्या है, डाईफ्लोरोकार्बिन इससे कम स्टेबल है। मान लिया हमने यहाँ पे हमने डाईफ्लोरोकार्बिन बना दिया भाई, एक फ्लोरीन यहाँ भी बना दिया, डाईफ्लोरोकार्बिन है, पी पाई कर रहा है, ठीक। और यहाँ हमने एक दूसरा बनाया OMe, यहाँ भी OMe, और ये आपका इसमें sp2 में एक लोन पेयर, और यहाँ पे ये आपका खाली है, और ये आपका क्या है, भरा हुआ है लोन पेयर, और ये पी पाई कर रहा है। तो अब ये सी बात है, अगर ऑक्सीजन और फ्लोरीन के लोन पेयर की बात करें तो किसके लोन पेयर की एनर्जी ज़्यादा होगी, किसके लोन पेयर की एनर्जी ज़्यादा होगी भाई, ऑक्सीजन के लोन पेयर की एनर्जी ज़्यादा होगी। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो इसके लोन पेयर की एनर्जी कम। तो इसके लोन पेयर की एनर्जी जब ज़्यादा होगी तो ये आसानी से देगा। या हम ऐसे कहें, ऑक्सीजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये अपने लोन पेयर को आसानी से इसको देगा। फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव तो ये इतने आसानी से इसको नहीं देगा। तो पी पाई से जितना ऑक्सीजन इसको स्टेबलाइज करेगा उससे कम कौन स्टेबलाइज करेगा, फ्लोरीन स्टेबलाइज करेगा। यहाँ हम किस बात को ध्यान दे रहे हैं, एनर्जी को दे रहे हैं। एनर्जी को इसलिए दे रहे हैं क्योंकि ऑक्सीजन और फ्लोरीन दोनों एक ही पीरियड के हैं। अगर अलग अलग पीरियड के होंगे तो हम एनर्जी पे नहीं ध्यान देके हम क्या देखेंगे, साइज पे ध्यान देंगे। क्लियर? कोई डाउट, किसी कोई डाउट भाई इसमें समझने में? प्रकाश जी कोई डाउट नहीं है, आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए। नो डाउट, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब देखिए, जैसे हमने फ्लोरीन लिया, क्लोरीन लिया, ब्रोमीन लिया, आयोडीन लिया, यहाँ पे हम जानना चाहते हैं स्टेबिलिटी। अब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये किस ग्रुप के, किस में आ गए भाई, ग्रुप में आ गए हम लोग, ग्रुप में ऊपर से नीचे आ रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या देखेंगे यहाँ पे, साइज ऑफ लोन पेयर, या जिसमें लोन पेयर है उसका साइज हम देखेंगे। जैसे देखिए यहाँ ये दोनों 2p2p के हैं, यहाँ पे ये दोनों 2p2p के हैं, इसलिए इंटरेक्शन बहुत अच्छा होगा क्योंकि दोनों का साइज बराबर है।
लेकिन यहाँ ये 3p हो गया और 2p, ये 3p, तो इंटरेक्शन उतना बढ़िया नहीं होगा। यहाँ ये 4p और बड़ा हो गया तो इंटरेक्शन और कम हो जाएगा। यहाँ ये 5p तो इंटरेक्शन और कम हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ साइज में इधर से इधर आ रहा है तो साइज में डिफरेंस हो जा रहा है। साइज में डिफरेंस होने के कारण मनोज सिंगलेट में क्यों ज़्यादा स्टेबल है। हाँ सिंगलेट, हाँ मनोज मैं बता रहा हूँ ये सब सिंगलेट में क्यों स्टेबल है ज़्यादा, ये हम बता रहे हैं। पहले यहाँ थोड़ा इसको हम समझा दें फिर बता रहे हैं। यहाँ 2p के बीच में बढ़िया स्टेबलाइजेशन होगा, यहाँ 3p 2p के बीच में कम। तो इधर से इधर जाने पे p ऑर्बिटल का साइज बढ़ रहा है तो p पाई बॉन्डिंग कम होगा तो स्टेबिलिटी भी क्या होगी, कम होगी। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल CF2 और सबसे कम स्टेबल CI2। ठीक बात मनोज ने पूछा है कि क्यों सर ये सिंगलेट में स्टेबल हो रहा है। तो सिंगलेट में स्टेबल होने की वजह ये है बच्चा, क्योंकि अगर आप सिंगलेट की बात कर रहे हो, सिंगलेट की अगर बात कर रहे हो और मान लो यहाँ फ्लोरीन है तो ये आपका लोन पेयर है, तो ये p ऑर्बिटल खाली तो ये आसानी से दे देगा। लेकिन यही अगर आप ट्रिपलेट की जब बात करोगे तो ट्रिपलेट में क्या होगा, ट्रिपलेट में क्या होगा भाई, ट्रिपलेट में क्या होगा, ट्रिपलेट में ये इलेक्ट्रॉन एक है तब ये इसको देगा नहीं, अब ये नहीं दे पाएगा क्योंकि दोनों में इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल करेंगे। यहाँ p पाई नहीं हो पाएगा, ट्रिपलेट में p पाई नहीं हो पाएगा क्योंकि p ऑर्बिटल खाली नहीं है। सिंगलेट में p पाई इसलिए हो पा रहा है क्योंकि सिंगलेट का p ऑर्बिटल बिल्कुल खाली है, इसलिए भरा हुआ ऑर्बिटल एक खाली ऑर्बिटल आसानी से बॉन्डिंग कर सकता है, ठीक है ना। ट्रिपलेट में नहीं करेगा, ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ये भी इलेक्ट्रॉन तो रिपेल करेंगे, तो यहाँ p पाई नहीं होगा। इसीलिए जब भी कार्बीन कार्बन के बगल में हेट्रो एटम होता है तो वो उसको सिंगलेट फॉर्म में ले जाता है ताकि उसको खाली p ऑर्बिटल मिले p पाई करने के लिए, ठीक है। क्लियर मनोज, क्लियर, कोई डाउट? ठीक समझ गए। तो हम इसमें हम ग्रुप की बात कर रहे थे, हम इधर से जब इधर जा रहे हैं तो हम ग्रुप में घूम रहे हैं फ्लोरीन से आयोडीन की तरफ, तो यहाँ साइज ऑर्बिटल की साइज को गवर्न करेगा और साइज डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा स्टेबिलिटी उतनी ही कम होगी, ठीक है। चलिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पिक्चर की थोड़ी सी बात कर ली है। मॉलिक्यूलर जब पढ़ ही रहे हैं तो पूरा बढ़िया से पढ़ ही लिया जाए, ठीक है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पिक्चर की बात हम लोग करें तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पिक्चर में जैसे हमने sp2 सिंगलेट लिया, ये sp2 सिंगलेट लिया, इधर हमने दोनों हाइड्रोजन ले लिए हैं, जो ये दो हाइड्रोजन जुड़ रहे हैं ना, तो इधर हमने दो हाइड्रोजन ले लिए, दोनों हाइड्रोजन में एक एक इलेक्ट्रॉन है। और इधर क्या है भाई, इधर क्या है, इधर क्या है, इधर क्या है, एक sp2 में दो इलेक्ट्रॉन और दो sp में, और एक p ऑर्बिटल क्या है, खाली है, p ऑर्बिटल खाली वाला यहाँ है, और sp2 में तीन इलेक्ट्रॉन है, एक नॉन बॉन्डिंग और दो पे। तो ये दोनों जो है इस हाइड्रोजन के साथ क्या बनाएंगे, सिग्मा बॉन्डिंग और उधर सिग्मा स्टार बना लिए, ठीक। ये आपका एज ए नॉन बॉन्डिंग ऐसे sp2 में पड़ा रहता है और ये p ऑर्बिटल भी ऐसे ही पड़ा रहता है, ठीक, ऐसे ही पड़ा रहता है, ठीक है। तो ये जो एनर्जी गैप है यहाँ पे जो एनर्जी गैप है वो थोड़ा सा कम है, अगर आप ध्यान से देखें तो एनर्जी गैप यहाँ कम है, ठीक। यही अगर हम अगले उसमें आए, इसकी बात करें एग्जांपल्स ऑफ ट्रिपलेट कार्बिन, ट्रिपलेट कार्बिन की स्टेबिलिटी की बात करें, ट्रिपलेट कार्बिन की स्टेबिलिटी, तो ट्रिपलेट कार्बिन में हमेशा ध्यान रखिएगा, ट्रिपलेट कार्बिन में हमेशा कार्बिन कार्बन या तो हाइड्रोजन से जुड़ा होगा या तो एल्किल ग्रुप से या तो एरियल ग्रुप से, किसी भी हेट्रो एटम से नहीं जुड़ा होगा। देखिए यहाँ पे दोनों हाइड्रोजन, यहाँ एक एरियल है हाइड्रोजन, दोनों एरियल, यहाँ एक एल्किल ग्रुप एक हाइड्रोजन, यहाँ दोनों एल्किल ग्रुप। तो ट्रिपलेट कार्बिन में बोथ सब्स्टिट्यूएंट ऑफ कार्बिन कार्बन आइदर अटैच विथ हाइड्रोजन और एल्किल ग्रुप और एरियल ग्रुप, इसमें p पाई पॉसिबिलिटी नहीं होती है, p पाई की पॉसिबिलिटी इसमें नहीं होती है, इसलिए इसी फॉर्म में रहते हैं, ठीक है। और ये आपके ट्रिपलेट कार्बिन कहलाते हैं। मोस्ट ऑफ देखिए फ्यू कार्बिन्स
एट फ्यू कार्बिन्स आर sp ट्रिपलेट, बहुत कम कार्बिन होते हैं जो sp ट्रिपलेट में आते हैं। मोस्ट ऑफ द किस में होते हैं, sp2 ट्रिपलेट में। तो जब भी ट्रिपलेट की बात की जाए तो आपके दिमाग में sp2 ट्रिपलेट होना चाहिए, sp ट्रिपलेट मत रखिए, sp ट्रिपलेट बहुत कम एग्जिस्ट करते हैं, ठीक, केवल sp2 ट्रिपलेट ज़्यादा एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ इसका एमओ डायग्राम हमने जब बनाया, इसका एमओ डायग्राम हम दोनों का देखिए अलग अलग है। ये आपका sp2 ट्रिपलेट का, sp2 ट्रिपलेट में अगर याद हो आपको तो sp2 ट्रिपलेट में क्या था भाई, ये दो sp2 ऑर्बिटल और ये, क्यों, यही था ना, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया था तो ये आपका हो गया sp2 में 2 और एक p में, ठीक है। तो देखिए sp2 में 3 इलेक्ट्रॉन और एक p में इलेक्ट्रॉन, और ये s में एक एक इलेक्ट्रॉन, 1s में एक इलेक्ट्रॉन। तो ये दो इसके इससे रिएक्ट करके बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग बना, एक जो बचा वो एज ए नॉन बॉन्डिंग पड़ा रहा यहाँ पे, और ये आपका p वाला यहाँ पे पड़ा रहा, ठीक। ऐसे ही जब इसमें आप आएंगे, इसमें sp में, तो sp में जानते हैं, sp में आप जानते हैं ना, दो sp में रहता है, दो sp में रहता है, दो आपके p ऑर्बिटल में रहते हैं। दोनों sp वाला इनके एक एक इलेक्ट्रॉन के साथ क्या करेगा, सिग्मा बॉन्डिंग और सिग्मा एंटी बॉन्डिंग बना लेगा, ठीक। बाकी जो दोनों ये pz हैं वो ये आपके यहाँ रहे, ठीक है। बात समझ में, तो यहाँ एनर्जी गैप काफ़ी ज़्यादा होता है, यहाँ पे एनर्जी गैप काफ़ी ज़्यादा होता है, ठीक है, एनर्जी गैप काफ़ी ज़्यादा होता है, ठीक। तो ये आपके मेमो डायग्राम थे, आपको थोड़ा बहुत आइडिया रहना चाहिए। खैर इतना डीप आपको इसमें तो नहीं पूछेगा, लेकिन हम चूँकि बता रहे हैं तो थोड़ा सब पढ़ा दे रहे हैं आपको ही फ़ायदा रहेगा, हमारे लिए तो थोड़ा सा टाइम लग रहा है, लेकिन ये है कि आपको सारी जानकारी कार्बिन के बारे में मिल जा रही है। सैलिएंट फीचर्स ऑफ कार्बिन, कार्बिन के सैलिएंट फीचर्स क्या हैं। मोस्ट टाइप ऑफ कार्बिन्स आर मोर स्टेबल एज ट्रिपलेट because energy to be gained by bringing the electron in a p orbital down into sp2 orbital is insufficient to overcome the repulsion that exists between two electrons in singlet bond। इस स्टेटमेंट का आप मतलब समझ रहे हैं कि क्यों ट्रिपलेट में ज़्यादा स्टेबल है सिंगलेट की अपेक्षा। अगर हम सिंगलेट की बात करें, सिंगलेट की बात करें तो सिंगलेट में क्या होगा भाई, सिंगलेट में क्या होगा, ये आपका p है और ये आपका 3 sp2 ऑर्बिटल है, 3 sp2 ऑर्बिटल है। और अगर हम यही ट्रिपलेट की बात करें, ट्रिपलेट की बात करें तो ट्रिपलेट में ठीक है ना, यही है ना। तो सिंगलेट और ट्रिपलेट में ये ट्रिपलेट वाला ज़्यादा स्टेबल इसलिए है क्योंकि जो हमारा ये वाला इलेक्ट्रॉन है, ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये वाला इलेक्ट्रॉन, अगर ये इलेक्ट्रॉन हम इसमें लेते जाएं तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये ट्रिपलेट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो दो चीज़ें हैं, ये इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो रहा है, पेयर्ड होने के लिए पेयरिंग एनर्जी चाहिए, इसमें पेयर्ड हो रहा है ना, तो क्या चाहिए, पेयरिंग एनर्जी चाहिए, ठीक। और ऊपर जा रहा है तो इतनी एनर्जी चाहिए, ये डेल्टा ई। तो हम ये देखते हैं कि डेल्टा ई जो होता है वो कम होता है पेयरिंग एनर्जी से, डेल्टा ई जो होता है कम होता है पेयर। लेकिन कब, ये सिचुएशन कब है, जब कोई पी पाई ना हो, यानी कोई इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट ना लग रहा हो कार्बिन में, तब ये। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ एक्साइट होना आसान है, अलबत्ता पेयर्ड होने से, पेयर्ड होने में एनर्जी ज़्यादा लग रही है और यहाँ एक्साइट होके जाने में एनर्जी कम लग रही है, इसलिए एक्साइट होके ये इसमें चला जाता है, ट्रिपलेट में चला जाता है, इसीलिए ट्रिपलेट वाला ज़्यादा स्टेबल होता है एज कम्पेयर टू सिंगलेट कार्बिन, ठीक है ना। पेयरिंग एनर्जी ज़्यादा है इस एनर्जी से, तो ऑब्वियस सी बात है कि जिसमें एनर्जी कम लगती है वही काम करता है। तो एनर्जी यहाँ जाने में कम लग रही थी, खटाक से यहाँ चला जाएगा, ट्रिपलेट में ज़्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। अब आइए, व्हेन वी से दैट, जैसा हमने आपको ये स्टेटमेंट बताया अभी कि ये कार्बिन सच एज CH2 इज ट्रिपलेट कार्बिन, इट मीन्स दैट
इट इज़ मोर स्टेबल इन ट्रिपलेट स्टेट देन सिंगलेट स्टेट। अगर हम कह रहे हैं कि यह फलाना कार्बिन सिंगलेट कार्बिन है, इसका मतलब वो सिंगलेट में ज़्यादा स्टेबल है ट्रिपलेट की अपेक्षा। अगर फलाना कार्बिन ट्रिपलेट है तो हम लोग कहेंगे वो ट्रिपलेट में ज़्यादा स्टेबल है सिंगलेट की अपेक्षा। ठीक है। इन जनरल पेयरिंग एनर्जी इज मोर डेल्टा ई, मतलब पेयरिंग एनर्जी इज मोर देन डेल्टा ई। हमने बताया था ना डेल्टा ई, अभी पिछले उसमें बताया था ना कि पेयरिंग एनर्जी का मतलब डेल्टा ई का मतलब ये इलेक्ट्रॉन पेयर होके इसमें जाए। ठीक, तो पेयरिंग एनर्जी ज़्यादा होता है, इलेक्ट्रॉन को यहाँ जाने में जो ये एनर्जी गैप होता है ये डेल्टा ई कम होता है, इसलिए वहाँ चला जाता है, इसलिए ट्रिपलेट स्टेट में ज़्यादा स्टेबल होता है। बट व्हेन देयर इज इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, जैसे ये सब जिनके पास हेट्रोएटम है, तब ये किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा? सिंगलेट फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। और किसकी वजह से? पी पाई की वजह से। ठीक है, यानी ट्रिपलेट स्टेट तभी स्टेबल होगा जब उस कार्बिन में कोई भी पी पाई बॉन्डिंग नहीं हो रही है, तभी वो ट्रिपलेट स्टेट में स्टेबल होगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, क्लियर। अब आई केमिकल रिएक्शंस कौन कौन से केमिकल रिएक्शंस होते हैं जिसमें कार्बिन इंटरमीडिएट बनता है। जैसे सबसे पहला हमने लिया है वुल्फ रीअरेंजमेंट, ये बहुत वेल नोन रीअरेंजमेंट है। अल्फा डाइएजो कीटोन से बनता है, यही अल्फा डाइएजो कीटोन है। इसको हम हीट कर दें या फिर HNO दे दें, हीट कर दें या HNO दे दें तो N2 निकल जाता है। ये कंसर्टेड मैनर और स्टेप वाइज में भी कीटीन बनता है। जैसे कंसर्टेड मैनर में बना है, स्टेप वाइज में क्या होगा, ये N2 निकल जाएगा, कार्बिन बना और फिर ये इधर आया, ये इधर आ गया, किस में बन गया, ये कीटीन बन गया। ठीक है, क्लियर। तो दोनों तरीका होता है इसमें, वुल्फ रीअरेंजमेंट में दोनों तरीका होता है, चाहे हमारा कार्बिन के थ्रू हो जाए चाहे कंसर्टेड मैनर में हो जाए। तो कंसर्टेड मैनर में कार्बिन नहीं बनेगा, सीधे कीटीन बन जाएगा। लेकिन अगर स्टेप वाइज होगा तो इसमें क्या बनेगा, कार्बिन का बनना तय है। ठीक है ना, बात समझ में। जैसे देखिए, इन दिस रिएक्शन प्रोसीड कंसर्टेड फैशन, ए कार्बिन इंटरमीडिएट इज डिवाइड। अगर कंसर्टेड में है तो कार्बिन इंटरमीडिएट नहीं बनता है। ठीक, द कंक्लूजन इज दैट कार्बिन इज फोटोकेमिकल रिएक्शन बट द रिएक्शन कंसर्टेड ऑन द थर्मल। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आप ध्यान रखिएगा। आप लोग कह रहा है कंक्लूजन ये है, कार्बिन इज जनरेटेड इन फोटोकेमिकल रिएक्शन। फोटोकेमिकल रिएक्शन मतलब HNO में कार्बिन बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। और कंसर्टेड मैनर में किस में जाएगा, थर्मल कंडीशन में किस में जाएगा, कंसर्टेड। और कंसर्टेड में आप देख रहे थे कि कंसर्टेड में कोई भी कार्बिन नहीं बन रहा था, सीधे कीटीन बन जा रहा था। ठीक है, तो ये आपका रिएक्शन है, जैसे इसको हमने दिया है रिएक्शंस को। ठीक है, आज हम यहीं पे रोकना चाहेंगे। ठीक, शेष हम लोग कल कार्बिन और नाइट्रीन भी कल हम लोग पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। कुछ आपको पूछना हो तो बताइए। हम सोचे आज भी थोड़ा टाइम नहीं था, लेकिन मैं सोचा कि आज कुछ तो आप लोग का क्लास ले लूँ। कुछ इसमें पूछना हो तो बताइए आप लोग। कुछ पूछना है बेटा आप लोग को, कोई भी चीज़, कोई चीज़ पूछना है? सौरभ, निधि, प्रकाश, मनोज। नहीं, चलिए ठीक है, तो ओके।